हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना बच्चों का फॉर्म भर भी लिया होगा। उनके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से तैयार होंगे तो उन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भर लिया होगा। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है और कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं बहुत से सवालों को लेकर डाउट है कि वो फॉर्म कैसे भरें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस डॉक्यूमेंट्स के बदले उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है। देखिए, इस तरह से बहुत से डाउट्स होते हैं, बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है जो पेरेंट्स के मन में इस फॉर्म को लेकर। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितनी भी कन्फ्यूजन्स होगी इस फॉर्म को लेकर वो सारी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वो सारी जानकारी जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चों का फॉर्म भर पाएंगे। जिन्होंने फॉर्म भर लिया है उनके लिए भी और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी है और ये जितने भी सवाल आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके सामने, ये सवाल डीओई के साइट पर हैं और उनके जवाब सीधा डीओई ने ही दिए हुए हैं लिखित तौर पर। तो यहाँ पर कहीं भी कोई भी सवाल का जवाब आपका गलत नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है प्रैक्टिकली तौर पर, तो मैं आपको उसका जवाब अपने कमेंट के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से उस सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन। वो क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा डीओई के साइट पर या हमसे। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और वो सारे क्वेश्चंस जिनका जवाब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने बच्चों का फॉर्म बहुत ही आसान तरीके से और सही तरीके से भर पाएंगे, सही डॉक्यूमेंट्स के साथ भर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी। बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि ये जो फॉर्म है डीजी कैटेगरी के अंदर भी भरा जाता है। उन्हें बस ये लगता है कि ये फॉर्म केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, इनकम सर्टिफिकेट लगाकर ही केवल ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं कोशिश करती हूँ वीडियो के माध्यम से कि आपको इसके बारे में जागरूक करूँ कि जो ये फॉर्म निकलते हैं वो केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ही नहीं भरा जाता बल्कि डीजी कैटेगरी के लिए भी भरा जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं डीओई ने क्या दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं डीओई ने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि ईडब्ल्यूएस स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है वो केवल आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग या बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। एंड डीजी स्टैंड्स फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। और डीजी जो ग्रुप होता है वो होता है वंचित वर्गों के लिए जो किसी रीज़न की वजह से पीछे रह जाते हैं समाज से, उनको समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए ये डीजी कैटेगरी स्टैंड करती है। उसे डीजी कैटेगरी बोला जाता है, जिसे हम डिसएडवांटेज ग्रुप बोलते हैं हिंदी में, जिसे हम डिसएडवांटेज ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है दो कैटेगरीज में भरे जाते हैं, एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एक है डीजी कैटेगरी। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या है ये ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी, ये भी आगे आपको पता चलेगा। बस आप वीडियोस को देखते जाइए और देखिए समय लगेगा इस वीडियो को देखने में, मगर आपको इस फॉर्म से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी होगी वो पूरी तरह से पता चल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। और आप अपनी तो मदद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें पूरी जानकारी नहीं होती और वो कंफ्यूज होते हैं और डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद भी वो अपने बच्चों का फॉर्म सही तरीके से नहीं भर पाते हैं। तो आप उनकी भी मदद कर पाएंगे और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करती रहती हूँ कि आपकी मदद कर सकूँ, एक छोटी सी मदद कर सकूँ, ताकि आप अपने बच्चों का फॉर्म सही तरीके से भर सकें।
सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिशन ऑफ ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी। तो इसका आंसर जानते हैं। डीओई ने क्या दिया है, डीओई ने लिखा है इट मीन्स दैट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन ऑफ ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी शैल बी फिल्ड थ्रू द वेबसाइट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली www.edudel.nic.in। डीओई ने यहाँ पे बोला है, साफ साफ लिखा है कि इसका मतलब है ऑनलाइन एडमिशन ऑफ ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी का मतलब है कि आप इन कैटेगरीज में ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे डीओई की साइट पर, और इस डीओई का जो वेबसाइट है उसका नाम क्या है, उस साइट का नाम क्या है, तो उस साइट का जो नाम है वो है www.edudel.nic.in। तो इस साइट पर आप अपने बच्चे का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। 3 फरवरी 2025 से 2025-26 के सत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्द उस साइट पर जाइए, इस साइट पर विजिट करिए और फॉर्म को फिल कर लीजिए अपने बच्चे का। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लिंक ऑन वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट के वेबसाइट है उसका लिंक क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं द नेम ऑफ द लिंक ऑफ ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन विच इज अवेलेबल ऑन द मेन पेज ऑफ www.edudel.nic.nic। जब भी आप इस साइट को खोलेंगे, इस वेबसाइट को खोलेंगे www.edudel.nic.in, इसको जब आप सर्च करेंगे गूगल पर, या गूगल पर आप सिंपली DOE सर्च करिए, वहाँ पर ये पहले ही नंबर पर आपको वेबसाइट दिखाई देगी, उसको आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे होम पेज आ जाएगा आपका, और उसी होम पेज के थ्रू आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आपको लिंक मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फिलिंग द एडमिशन फॉर्म अंडर ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी इन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के स्कूलों में जितने भी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उसमें इन फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, क्या प्रोसीजर होता है, तो क्लिक करके देखते हैं। डीओई ने लिखा है click the link EWS DG admission and read the instruction carefully. Get registered, complete application form, take print out and wait for the date of draw of lots which will be announced in due course of time. DOE ने यहाँ पे मेंशन किया कि आप जब वो वेबसाइट खोलेंगे डीओई की, उसमें होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पर ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन का एक छोटा सा कॉलम बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसे क्लिक करने के बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। वहाँ पे रजिस्टर करेंगे आप, एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट करेंगे, और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रिंट आउट अपने पास रखना है। जो भी आपने फॉर्म में फिलअप किया है वो प्रिंट आउट जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको निकल कर आएगा आपके पास, जिससे भी भरवाएंगे, साइबर कैफ से भरवाएंगे या खुद से भी भरेंगे, लास्ट में जो भी पेज आएगा उसको प्रिंट आउट के तौर पर आपको अपने पास रख लेना है और लास्ट डेट का वेट करना है। जब भी लास्ट डेट निकलेगी और अगर आपके बच्चे का नाम आएगा तो आपके बच्चों का जो एडमिशन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है वेयर आर द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल। इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा आपको इस फॉर्म को भरने का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन अलोंग विद द वीडियो कैन बी सीन बाय क्लिकिंग द लिंक EWS DG एडमिशन विच इज अवेलेबल ऑन द मेन पेज www.edudel.nic। इस डीओई ने यहाँ पे भी साफ साफ बोल दिया कि जब आप वेबसाइट को खोलेंगे वहाँ पे EWS DG एडमिशन का एक कॉलम आएगा, उसको क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर एक वीडियो भी शो होगी। उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वीडियो है, लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने दिखाया था आपको, वहाँ पे जो वीडियो है उसको क्लिक करना है और वीडियो के थ्रू आपको वहाँ पे पूरा समझा दिया जाएगा कि आपको कैसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे बच्चों का फॉर्म फिल करना है। फॉर्म आपको 2 पार्ट्स में फिल करना होता है, एक पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आप मेन फॉर्म जो होते हैं उसे फिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सिक्स में लिखा हुआ है इन विच ऑफ द स्कूल ऑनलाइन एडमिशन ऑफ EWS DG कैटेगरी कैन बी सॉट। किन स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन EWS DG कैटेगरी के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, तो क्लिक करते हैं और देखते हैं। लिखा है ऑल प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय एजुकेशन
department under the Delhi School Education Act Rule 1973 and private unaided provisionally recognized under RTE Act 2009. The list of such school along with the available entry level class can be seen on EWS DG admission link. देखिए लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि फॉर्म निकल गए हैं या नहीं निकले हैं, फॉर्म निकल गए हैं, और उसी वीडियो में मैंने आपको शो किया था कि कैसे आपके सामने पेज खुल कर आएगा DOE का। तो जब आप वो पेज खोलते हैं तो वहाँ पे मैंने 2 कॉलम आपको बताए थे। एक था कि वहाँ पर जो रिकॉग्नाइज स्कूल है किस किस स्कूल में फॉर्म फिल हो रहे हैं 2025-26 के लिए, और दूसरा जो पॉइंट था वो था कि किन किन स्कूल में अवेलेबल होंगे CWSN कैटेगरी की सीट, किस किस स्कूल में आप भर सकते हैं। तो उन दोनों कॉलम को जब आप टिक करेंगे ना तो वहाँ पर आपको स्कूल की जो लिस्ट है वो दिख जाएगी कि कौन कौन से स्कूल में फॉर्म भरे जा रहे हैं। और नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन विच क्लास EWS DG एडमिशन कैन बी सॉट ऑनलाइन। कौन सी क्लास के लिए ये EWS DG एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो क्लिक करते हैं और देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दिस online module has been designed only the admission under EWS DG category in any of the entry level classes nursery preschool KG प्री प्राइमरी एंड क्लास फर्स्ट। देखिए यहाँ पर ना पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हर स्कूल का ना जो क्लास का नेम है अलग अलग रखा जाता है हर स्कूल में। कोई कोई स्कूल जो है प्री नर्सरी से स्टार्ट होता है, प्री नर्सरी फिर KG फिर जाके फर्स्ट। कोई कोई स्कूल स्टार्ट करता है नर्सरी KG फर्स्ट। तो ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। तो यहाँ पे DOE ने मेंशन किया है कि अगर आपका बच्चा फर्स्ट स्टेप पे है मतलब नर्सरी क्लास के लायक है तो आप उसे नर्सरी या प्री स्कूल मतलब समझ सकते हैं, नर्सरी क्लास के लिए आप एडमिशन कर रहे हैं। दूसरा KG का मतलब आपका वही हो गया UKG जिसे आप बोल सकते हैं। तो किसी किसी स्कूल में नर्सरी LKG UKG फिर फर्स्ट होता है। तो यहाँ पे केवल 3 क्लासेस के लिए एडमिशन होंगे। पहला है नर्सरी, दूसरा है KG। नर्सरी आप बोल सकते हैं जिसमें बच्चे का पहला स्टेप कंप्लीट करवाया जाता है, KG जिसमें बच्चे का सेकेंड स्टेप कंप्लीट किया जाता है, जिसमें आपका LKG और UKG जो आप कहते थे पहले, और उन दोनों का जो सिलेबस होता है उसे कवर करवाया जाता है KG क्लास में, प्री प्राइमरी जिसे नाम दिया गया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो है क्लास फर्स्ट। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर है तो आप क्लास फर्स्ट के लिए बच्चों का फॉर्म भरेंगे। तो 3 क्लासेस के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, नर्सरी KG और क्लास फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। What percentage of seats under EWS DG category is available in a school। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पेरेंट्स मुझे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि EWS DG कैटेगरी के अंदर कितनी % सीट होती है अवेलेबल और किस कैटेगरी में फॉर्म भरने के बाद एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एट लीस्ट 25% ऑफ टोटल सीट एट द एंट्री लेवल क्लासेस ऑफ अ स्कूल। किसी भी स्कूल की जितनी भी टोटल सीट होती है उसमें 25% जो सीट होती है वो EWS DG कैटेगरी के लिए अवेलेबल होती है। और इसमें से देखिए 22% सीट जिस भी स्कूल में CWSN के लिए भी फॉर्म भरा जा रहा है उसमें 22% सीट्स इन दोनों को मिलाकर होती है EWS DG कैटेगरी, और 3% जो सीट होती है वो CWSN कैटेगरी के लिए होती है अवेलेबल। जिस स्कूल में CWSN कैटेगरी की सीट होगी उस स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। अदरवाइज जो दूसरे स्कूल हैं जिसमें केवल EWS DG कैटेगरी CWSN को छोड़कर इनकी सीट है उसमें 25% टोटल सीट रखी जाती है। तो टोटल मिला के EWS DG कैटेगरी टोटल मिलाकर 25% सीट अवेलेबल होती है स्कूल के अंदर, टोटल सीट जो होती है उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इस बार चेंजेस हुआ है। इसमें लिखा है हु कम्स अंडर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंडर कौन आते हैं, कौन कौन से बच्चे आते हैं, EWS कैटेगरी के अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसी सवाल को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान से समझिए और देखिए इसे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज लेस देन 5 लाख रुपीज़। देखिए वो बच्चा जिनके पेरेंट्स की और उनकी पूरी फैमिली, जो भी फैमिली के अंदर मेंबर आते हैं उनकी फैमिली की पूरी इनकम मिला के
साल का मतलब साल का वार्षिक आय जो होती है वो 5 लाख से कम होगी, वो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कौन आता है? जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर कब समझा जाएगा आपको? जब आपके साल की पूरे साल की इनकम 5 लाख से कम होगी, तो आप अपने बच्चे का फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भर सकते हैं। नेक्स्ट जो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानकारी, इस साल ये 5 लाख की जो लिमिट है ये इस साल चेंज की गई है। इससे पहले 1 लाख लिमिट होती थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरने की। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कम्स अंडर द डीजी डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी? कौन डीजी कैटेगरी के अंदर आता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लिक करते हैं, देखते हैं। देखिए डीओ ने यहाँ मेंशन किया है, अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू, वो बच्चा जो इन सब चीज़ों से बिलोंग करता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है शेड्यूल कास्ट, जिसे आप एससी कास्ट मतलब एससी सर्टिफिकेट आप जो बनाते हैं ना, वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। अगर आपके पास एससी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप डीजी कैटेगरी के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए कास्ट की अगर बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट की अगर यहाँ पे बात करें, तो कास्ट सर्टिफिकेट फादर और बच्चे का ही वैलिड होता है, मदर का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आप देख सकते हैं शेड्यूल ट्राइब, एसटी जिसे बोलते हैं, एसटी कैटेगरी का अगर कार्ड आपके पास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को डीजी कैटेगरी के अंदर भर पाएंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, देखिए ओबीसी का 2 टाइप का सर्टिफिकेट बनता है, एक है नॉन क्रीमी लेयर और एक है क्रीमी लेयर। तो ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है वही वैलिड होगा। अगर आपके पास ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, तो आप डीजी कैटेगरी के अंदर नहीं आ पाएंगे, आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड विद स्पेशल नीड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एज डिफाइंड इन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। वो बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड है, जिसे आप CWSN कैटेगरी के बच्चे जिसे आप बोल सकते हो, वो स्पेशल चाइल्ड है, तो भी आप अपने बच्चे का फॉर्म डीजी कैटेगरी के अंदर ही भरेंगे। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्फन एज डिफाइंड इन जुवेनिल जस्टिस एक्ट। ऑर्फन बच्चे, जो बच्चे अनाथ होते हैं, उन बच्चों का फॉर्म भी आप डीजी कैटेगरी के अंदर भर सकते हैं। ट्रांसजेंडर बच्चों का फॉर्म आप डीजी कैटेगरी के अंदर भर सकते हैं। चिल्ड्रन लिविंग विद और इफेक्टेड बाय HIV, जो बच्चे HIV इफेक्टेड पेरेंट्स के साथ रह रहे हो या खुद वो HIV पॉजिटिव हो, उन बच्चों का भी फॉर्म आप डीजी कैटेगरी के अंदर भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखी हुई है, देयर इज़ नो नीड टू सबमिट एनी इनकम सर्टिफिकेट फॉर दीज कैटेगरीज एज नो इनकम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर देम। बहुत बार पेरेंट्स मुझे यहाँ पर कमेंट के माध्यम से सवाल पूछते हैं कि मैम अगर हम डीजी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरते हैं तो क्या वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है? बिल्कुल नहीं लगाना होता, और साफ साफ डीओ ने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप डीजी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी इनकम लिमिट को बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। और एक सवाल और पेरेंट्स मुझे यहाँ पूछते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कि मैम अगर हम OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो वहाँ पे हम क्या अपनी जो आय है मेंशन करें। तो देखिए जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी जो आय होती है, जो ये सर्टिफिकेट बनता है उन्हीं लोगों का बनता है जिनकी सैलरी 8 लाख, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम होती है, उन्हीं लोगों का बनता है। तो अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे सीधा सीधा साफ साफ मेंशन हो रहा है कि आपकी जो आय है वो 8 लाख से नीचे है, तो वो आपकी जो इनकम होगी, वो जब सर्टिफिकेट बना होगा जो इनकम होगी वही आप इनकम वहाँ पर लगाते हैं और फॉर्म को फिल करते हैं। तो यहाँ पे इनकम लिमिट जो डीजी कैटेगरी है इसमें इनकम लिमिट कुछ भी नहीं होती है, केवल OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले जो होते हैं उनके इनकम लिमिट को देख कर ही वो सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न, क्योंकि यही कन्फ्यूज़ करता है, डीजी कैटेगरी जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है, तो अगर यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न आपको लगता है, किसी भी कैटेगरी से आप रिलेट करते हैं और आप फिर भी कन्फ्यूज़ हैं, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है वीडियो से, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको वहाँ पर आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर EWS डीजी कैटेगरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
और इसका जवाब जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि ये जो वीडियो है केवल उन पेरेंट्स के लिए नहीं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है या नहीं भरा है, ये सभी पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कि आप केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला है कि इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो रेवेन्यू ऑफिसर से बना होना चाहिए, और वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसका जो रैंक होगा वो तहसीलदार से कम नीचे ना हो। ऐसा सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। और इनकम सर्टिफिकेट देखिए नॉर्मली इस ऐसे ही बनता है, रेवेन्यू जो ऑफिसर होते हैं वो उनके द्वारा ही सिग्नेचर्ड होता है, तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 5 लाख से कम का। दूसरा आपका है और लगा हुआ है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, और लगा हुआ है। और का मतलब होता है या अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, इसके अलावा आप BPL कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। EWS कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए आप आई कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। EWS कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं EWS कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए। बट ये कार्ड, ये जो तीनों कार्ड हैं, आपका फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से बना होना चाहिए और ये दिल्ली का ही बना होना चाहिए। कई पेरेंट्स हैं मुझे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि मैम हमारा जो कार्ड है, राशन कार्ड है, वो बिहार का है, यूपी का है, हरियाणा का है। तो देखिए आपका वहाँ का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप दिल्ली के अंदर अपने बच्चों का फॉर्म भर रहे हैं, आप अगर दिल्ली के अंदर अपने बच्चों का फॉर्म भर रहे हैं तो दिल्ली का ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, दिल्ली का ही आपको EWS सर्टिफिकेट चाहिए, दिल्ली का ही आपको राशन कार्ड चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बात आती है DG कैटेगरी की। फॉर DG कैटेगरी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला आपका है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। सेम आपका अगर आप SC सर्टिफिकेट से फॉर्म भर रहे हैं, ST सर्टिफिकेट से फॉर्म भर रहे हैं, OBC सर्टिफिकेट से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका रेवेन्यू ऑफिसर से बना होना चाहिए जिनका रैंक तहसीलदार से नीचे ना हो, और ये दिल्ली का ही बना होना चाहिए। दूसरा है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड डिसेबल्ड। अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो आपका जो स्पेशल चाइल्ड का जो सर्टिफिकेट है, मतलब डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही इशू हुआ होना चाहिए। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का का जो सर्टिफिकेट है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल का होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। ऑफर और ट्रांसजेंडर के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होते हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे लगते हैं। और चिल्ड्रंस लिविंग विद और इफेक्टिव बाय HIV, जो बच्चे किसी ऐसे पेरेंट्स के साथ रहते हैं जो HIV पॉजिटिव हो या HIV पॉजिटिव बच्चा खुद है, तो उसके लिए तो जो आपका हॉस्पिटल का कागज़ होता है, जो ट्रीटमेंट का होता है, वो अवेलेबल आपका हो जाएगा, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो या प्राइवेट का हो। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भर पाएंगे। नेक्स्ट अब सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा है, इफ़ आई हैव BPL I फूड सिक्योरिटी कार्ड देन इज़ इट नेसेसरी टू हैव इनकम सर्टिफिकेट टू अप्लाई अंडर EWS कैटेगरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और पेरेंट्स का बार बार मुझे कमेंट के माध्यम से ये सवाल आता रहता है कि अगर वो BPL I या फूड सिक्योरिटी कार्ड लगाकर, राशन कार्ड लगाकर अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो क्या उसके बाद भी उनको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। नो, इसका आंसर है नहीं। ओनली वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड। इनमें से भी केवल एक ही डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होगा, या तो इनकम सर्टिफिकेट लगाइए, या BPL कार्ड लगाइए, या आई कार्ड लगाइए, या फूड सिक्योरिटी कार्ड लगाइए, राशन कार्ड लगाइए। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप लगा रहे हैं तो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। देखिए
बहुत से पेरेंट्स हैं इनके बारे में इस सवाल के आंसर के बारे में पता ही नहीं होता है, और वो इनकम सर्टिफिकेट के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते हैं कि हमारा इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। हालांकि उनके पास राशन कार्ड रखा होता है घर पे, फिर भी वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मारामारी करते हैं। तो अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है या आय कार्ड है या फूड सिक्योरिटी कार्ड है, तो आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों का फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भर सकते हैं। आपको वहाँ इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आई हैव बीपीएल कार्ड बट द नेम ऑफ द चाइल्ड इज नॉट मैंशनड, कैन आई अप्लाई अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये भी क्वेश्चन बहुत से पेरेंट्स मतलब मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, और हालांकि मैं उसका जवाब भी दे देती हूँ, और बट यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं डीओई ने क्या मेंशन किया है। यस, डीओई ने बोला है यस, अगर आपका बच्चे का नाम बीपीएल कार्ड के अंदर मेंशन नहीं है तो भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब तो मुझे लग रहा है जितने भी सवाल आ रहे हैं वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार कह रही हूँ ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको हर छोटी सी छोटी जानकारी इस फॉर्म को के रिगार्डिंग मिलेगी, क्योंकि फॉर्म निकल चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे का फॉर्म सही तरीके से सही जानकारी के साथ भरें, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस बार जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हैं वो सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे, उनकी टीम द्वारा किए जाएंगे, तो वहाँ आपको बिल्कुल भी मतलब डॉक्यूमेंट्स को लेकर पंगा नहीं अगर करवाना है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर कोई ऐसी गलती नहीं करवानी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, I have food security card but it does not have any date of issue. How can I proceed online? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये जो है इस साल बदल गया है, बदलाव हुआ है। मैं आपको यहाँ इसका आंसर पहले दिखाना चाहूँगी। डीओई ने लिखा है, डीओई ने मेंशन किया है कि फिलिंग द डेट ऑफ इशू इज़ मैंडेटरी इन केस ऑफ फूड सिक्योरिटी कार्ड। अगर आप फूड सिक्योरिटी कार्ड के थ्रू ये फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर इशू डेट फिल करना मैंडेटरी हो गया है। और देखिए ये भी फॉर्म के फॉर्मेट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब आप फॉर्म भरते थे तो ये मैंडेटरी नहीं था, आप डेट ऑफ इशू को स्किप करके अदर जो प्रोसेस होते थे, जो डिटेल्स होते थे वो भर सकते थे। बट इस साल से फॉर्म के फॉर्मेट में चेंजेस हो गया है, आप फॉर्म को आगे फिल नहीं कर पाएंगे। और लिखा भी है डीओई ने, यू कैन नॉट प्रोसीड विदाउट फिलिंग इट। अब अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आप फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बार बार बोल रही थी कि इस बार 2025 और 26 के सत्र में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, और उन बदलावों में से एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे ये लगता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के बेस पे भी मैंने कई फॉर्म बच्चों के भरे हैं, और वहाँ पे जब मैं भरती थी तो डेट इशू का जो डेट था उसे स्किप करने का उसमें ऑप्शन था, उसको स्किप करने के बाद हमारा फॉर्म जो है प्रोसीड हो जाता था। बट इस साल ये प्रोसीड नहीं होगा, ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, हर छोटी सी छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, आई हैव द कास्ट सर्टिफिकेट बट माई चाइल्ड डज नॉट हैव द सेम, कैन आई अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर डीजी कैटेगरी। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। लिखा है पेरेंट्स के तौर पर कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है बट मेरे बच्चे के पास नहीं है, मेरे बच्चे का नहीं बना हुआ है, क्या मैं इस एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्लिक करके देखते हैं, लिखा है येस यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर विच एवर एप्लीकेबल, प्रोवाइडेड दैट इट हैज़ बीन इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट GNCT ऑफ दिल्ली। यस, आप भर सकते हैं, अगर आपका सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट फादर का, तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर। अगर बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप बेफिक्र होकर अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लगाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड बाय अनदर स्टेट। मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दूसरे स्टेट का है, विल इट बी वैलिड फॉर एडमिशन ऑफ माई वार्ड अंडर डीजी। क्या मैं अपने बच्चे का डीजी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर पाऊँगा। तो
क्लिक करके देखते हैं। नो, द कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट GNCT ऑफ दिल्ली। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इशू होना चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू, जो दिल्ली का बना होना चाहिए। और ये पहले भी मेंशन कर दिया है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर दिल्ली के अंदर आप फॉर्म भर रहे हैं तो दिल्ली का ही बना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द वैलिडिटी ऑफ माई इनकम सर्टिफिकेट हैज़ एक्सपायर्ड देन हाउ कैन आई अप्लाई। देखिए बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो हर साल फॉर्म भरते हैं, उनका जो इनकम सर्टिफिकेट पिछले साल का होगा। कई लोगों का इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट को लगाकर हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो क्लिक करके देखते हैं, लिखा है द वैलिडिटी ऑफ योर इनकम सर्टिफिकेट इज मैंशनड ऑन द सर्टिफिकेट इट्सेल्फ। जो वैलिडिटी होती है इनकम सर्टिफिकेट की वो सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होती है कि कितने डेट तक वो वैलिडिटी है। और इसके रिगार्डिंग भी मैंने देखिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर कि आप कैसे चेक करेंगे अपने जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी जो डेट है, एक्सपायरी डेट है, वो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए वीडियो बनाई थी, बहुत से पेरेंट्स ने देखी होगी, बहुत ने नहीं देखी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ इट हैज़ एक्सपायर्ड, अगर ये एक्सपायर्ड हो गया है देन यू कैन अप्लाई अ फ्रेश टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर इशू ऑफ न्यू इनकम सर्टिफिकेट एंड देन यूज द अप्लाइड फॉर ऑप्शन in the online application and then apply using the receipt and application number of the income certificate। और देखिए इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में ही बताया हुआ है, बताती रहती हूँ और यहाँ भी मैं समझा देती हूँ आपको। क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इनकम सर्टिफिकेट लगाकर, एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट लगाकर हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। बट आप एक रास्ता है आपके पास, आपका जो फॉर्म एक्सपायर्ड होने वाला है या हो चुका है उसके बेस पे आप इसे दोबारा रिन्यूअल करवा सकते हैं। उसको जब आप रिन्यूअल करवाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा दोबारा से। उस एप्लीकेशन, उस रिसिप्ट नंबर को लगाकर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि जब भी आप इसको रिन्यूअल करवाते हैं तो वो 99% क्या होता है, रिन्यूअल हो जाता है। और आप उसी रिन्यूअल नंबर पे, उसी रिसिप्ट नंबर पे आप अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे का जो जब भी इनकम सर्टिफिकेट बन के आएगा फिर वो स्कूल में आपको दिखाना होगा, देना होगा। जो अधिकारी इस बार बैठेंगे टीम, उनको वहाँ पर दिखाना होगा। तो आप एप्लीकेशन नंबर लगा के, रिसिप्ट नंबर लगा के अपने इनकम सर्टिफिकेट का लगा सकते हैं, बट आप एक्सपायरी डेट का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, माई इनकम कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ नॉट बीन इशूड येट, इट इज़ स्टिल अंडर प्रोसेस, देन हाउ कैन आई अप्लाई। सेम क्वेश्चन है जो आप मैंने ऊपर बताया, वही क्वेश्चन, वही आंसर यहाँ पे भी सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है, यूज अप्लाइड फॉर ऑप्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड देन अप्लाई यूजिंग द रिसिप्ट एप्लीकेशन नंबर ऑफ द इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। आप जब उसके लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपको एक रिसिप्ट नंबर दिया जाएगा वहाँ से। तो वो रिसिप्ट नंबर लगाकर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म निकल चुके हैं, आपके पास टाइम तो है नहीं, तो आप वो रिसिप्ट नंबर लगाकर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, आई डू नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई चाइल्ड, हाउ कैन आई अप्लाई। मेरे पास अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होता है डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, उसके जवाब देखते हैं। बोला है, अ रिटन डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फ्रॉम पेरेंट्स अबाउट द डेट ऑफ बर्थ इज ट्रीटेड एज अ वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिटन में डिक्लेयर कर सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं कि मेरे बच्चे का जन्म इस डेट पर, इस महीने में, इस सन को हुआ था। तो वो जो आप लिख के देंगे, अपना सिग्नेचर करके देंगे, पेरेंट्स के थ्रू सिग्नेचर किया जाएगा, उस कागज़ को आप वहाँ पर जमा करेंगे, देंगे, वो भी आपका एक वैलिड प्रूफ के तौर पर, बर्थ डेट के प्रूफ के तौर पर लिया जाएगा। तो आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भागा दौड़ी इधर उधर अभी करंट में करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप बनवा के रख लीजिए अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है। बट अभी फ़िलहाल अगर आपके पास नहीं है तो आप डिक्लेरेशन करके पेरेंट्स द्वारा लिख कर आप उसे प्रूव कर सकते हैं, उसे डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन,
बोला है इन माई इनकम सर्टिफिकेट माई इनकम हैज़ बीन रॉन्गली मैंशनड एज साइटली ग्रेटर देन ₹5 लाख इन द बर्थ सर्टिफिकेट सम ऑफ द डिटेल ऑफ माई चाइल्ड हैज़ बीन रॉन्गली मैंशनड हाउ कैन आई अप्लाई। क्वेश्चन है कि मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा मेंशन हो गई है गलती से, और मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें बच्चे की कुछ डिटेल्स या पेरेंट्स की कुछ डिटेल ऐसी होती है, नाम या पेरेंट्स का नाम वो कुछ गलत है, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको क्लिक करके। DOE ने मेंशन किया है यू मस्ट कॉन्टैक्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ फॉर नेसेसरी करेक्शन इन योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। DOE ने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि अगर ऐसी दिक्कत आपके डॉक्यूमेंट्स में है, इनकम सर्टिफिकेट में या बर्थ सर्टिफिकेट में, तो आप उसे तुरंत का तुरंत करेक्ट करवा लीजिए अथॉरिटी जो भी डिपार्टमेंट है उनके थ्रू। ये आपको करवाना ही पड़ेगा, तब जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। DOE ने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया। अगर आप इसी सर्टिफिकेट को लगाकर या वही गलत बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको वेरिफिकेशन के टाइम में दिक्कत होगी, हो सकता है आपका बच्चे का नाम भी कैंसिल हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी गलतियाँ होंगी आपके डॉक्यूमेंट्स में उसे सही करवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एड्रेस प्रूफ के तौर पर कंसिडर्ड होंगे, एड्रेस प्रूफ के तौर पर माने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होगा, और इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाकर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला है राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ चाइल्ड इन राशन कार्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप राशन कार्ड के थ्रू अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं और उस राशन कार्ड को एड्रेस प्रूफ में भी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर साफ साफ DOE ने बोला है कि आपके बच्चे का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए, तभी वैलिड होगा, नहीं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और ऑफ हिज एंड हर पेरेंट्स। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं चाइल्ड के नाम का या पेरेंट्स के नाम का, वो वैलिड होगा एड्रेस प्रूफ के तौर पर। वोटर ID कार्ड आप लगा सकते हैं पेरेंट्स का, दोनों में से किसी का भी, माता का या पिता का, दोनों में से किसी का भी आप वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL टेलीफोन बिल या वाटर बिल लगा सकते हैं। यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, मदर फादर या चाइल्ड तीनों में से किसी का भी आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। जो आधार कार्ड है वो। पासपोर्ट इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स और चाइल्ड, पासपोर्ट लगा सकते हैं आप, या तो आप बच्चे का लगा दीजिए या आप मदर या फादर में से दोनों में से किसी का भी पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ को प्रूव करने के लिए। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पेरेंट्स को होता है। पेरेंट्स कहते हैं कि मैम हमारा जो इन आधार कार्ड है वो कहीं और का, बिहार का बना हुआ है या UP का बना हुआ है, तो क्या हम अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए अगर आपका आधार कार्ड बिहार या UP का है तो इनमें से और भी तो डॉक्यूमेंट्स हैं एड्रेस प्रूफ को प्रूव करने के लिए, तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड को छोड़कर, तो भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। आपको केवल वहाँ पर एक प्रूफ देना होता है कि हम इस एड्रेस पर रह रहे हैं, हम दिल्ली के निवासी हैं। इसे प्रूव करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट्स लगाना होता है। और देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, रेंट एग्रीमेंट इज़ नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ द एड्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और कई बार ये पेरेंट्स मुझे पूछते भी हैं कि मैम एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगाने के लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, वैलिड नहीं होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पे वैलिड प्रूफ लगाना होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ बर्थ। आप बर्थ प्रूफ करने के लिए, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, उसमें बस ये बोला था कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्लिक करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ डेथ मैरिज सर्टिफिकेट। आप कहीं का भी लगा सकते हैं, मतलब आपका जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऐसा नहीं है दिल्ली का हो, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है और ना ही होता है। आप बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी लगा सकते हैं, कहीं का भी बना हो, किसी भी स्टेट का बना हो, आपका वैलिड होगा।
अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उसके अलावा आप हॉस्पिटल का जो कागज़ होता है ना, आप जो हॉस्पिटल से आपका बच्चे ने जन्म लिया है जहाँ पे भी, वहाँ से जो भी कागज़ मिला हुआ होता है, वो आपका रजिस्टर्ड रिकॉर्ड जो होगा वहाँ पे, जो भी कागज़ आपको मिला होगा वो कागज़ आप लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है आंगनवाड़ी रिकॉर्ड। आंगनवाड़ी में जब भी आप बेबी होने वाला होता है तो आपका आंगनवाड़ी में भी रजिस्टर हो जाता है, तो वहाँ का भी जो रिकॉर्ड होगा ना आपका, वो भी वैलिड होगा। आप उसको भी वैक्सीनेशन करवाते हैं हम बच्चों का, और वो कार्ड भी अगर हमारे पास होता है तो उसमें बच्चे का डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन होता है, तो वो कार्ड भी आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे लगा सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन, ये ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था, डीओ ने ये ऊपर ही बता दिया था कि अगर इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप खुद से डिक्लेयर कर सकते हैं कि मेरे बच्चे का जन्म इस दिन, इस महीने और इस साल को हुआ था। तो बर्थ प्रूफ करने के लिए कोई ऐसा आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं देना पड़ता है, आप खुद से ही डिक्लेयर करके बर्थ प्रूफ आप अपने बच्चे का कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इज इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर डीजी कैटेगरी। देखिए इसका आंसर हालांकि ऊपर भी दे दिया जा चुका है, बट फिर भी यहाँ पे डीओ ने दोबारा मेंशन किया है, देख लेते हैं एक बार। नो, इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीजी कैटेगरी। अगर आप डीजी कैटेगरी के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं आपसे मांगा जाएगा। इन फ्यूचर कई पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से, मैम हम डीजी कैटेगरी के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, क्या इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मांगा जाएगा। डीजी कैटेगरी अलग है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन इन एंट्री लेवल क्लासेस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी के अंदर एज क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए आपको जैसे ये क्लास मेंशन वहाँ पे बता दिया था मैंने ऊपर ही कि नर्सरी, प्री स्कूल एक क्लास मेंशन होगी, एक केजी, प्री प्राइमरी, क्लास फर्स्ट, 3 क्लास के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसमें बोला है कि अगर आप नर्सरी क्लास के लिए अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके बच्चे की एज 3 से 5 साल के बीच में होनी चाहिए, और इसका जो कैलकुलेशन है, मतलब आपके बच्चे का जो एज है 3 से 5 साल के बीच में होना चाहिए, और किस डेट को आपका बच्चा होना चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हैं, 31 मार्च 2019। अगर आपका बच्चा 31 मार्च 2019 के बाद पैदा लिया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप जोड़ के देख लीजिए 31 मार्च 2019 को कैलकुलेशन 31 मार्च 2025 का करके देख लीजिए, आपका बच्चा 5 साल के अंडर ही कैलकुलेट होगा। ऐसे ही केजी क्लास, प्री प्राइमरी के लिए 4 से 6 साल की एज रखी गई है। अगर आपके बच्चे की एज 4 से 6 साल के बीच में है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो डेट मेंशन है वो 31/3/2019 रखी गई है। और थर्ड क्लास के लिए 5 से लेकर 7 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट क्लास के लिए आप ये भर सकते हैं, और इसकी डेट जो मेंशन की है वो भी 31 मार्च 2019 है। तो इस तरह से जो एज का कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं। और एज का कैलकुलेशन करने के लिए देखिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि डीओ ने जब सर्कुलर जारी किया था तो वहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपका बच्चा ने जन्म लिया है, तो उससे आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि भाई हम ये फॉर्म किस क्लास के लिए भरें अपने बच्चों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर अ कैंडिडेट्स ऑफ ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी कैन आल्सो अप्लाई अंडर जनरल ओपन सीट्स। क्या ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी या ओपन सीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब देखते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आपका बच्चा कहीं जनरल या ओपन सीट में पढ़ रहा है या आपने अप्लाई किया है तो भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और ये कई पेरेंट्स का सवाल होता है, वो कई बार मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट या सरकारी स्कूल में कहीं पे भी पढ़ रहा है, तो क्या हम अपने बच्चों का फॉर्म ये भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, डीओई ने भी यहाँ पे मेंशन किया, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई क्वालिफाई फॉर बोथ ईडब्ल्यूएस एंड डीजी कैटेगरी देन अंडर विच कैटेगरी शुड आई अप्लाई। यहाँ पे बोला है, और बहुत से पेरेंट्स का ये सवाल मेरे पास भी आता है कि
अगर वो EWS DG कैटेगरी दोनों के अंदर क्वालिफाई होते हैं, दोनों में आते हैं, तो क्या उनको किस कैटेगरी के अंदर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? तो आंसर देखिए, एनी वन कैटेगरी ऑफ योर चॉइस, जिस भी कैटेगरी में आप चाहें उसमें भर सकते हैं, लेकिन भरना आपको एक ही कैटेगरी में है, चाहे वो EWS हो चाहे वो DG हो। और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि देखिए EWS DG कैटेगरी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सही और पुख्ता हो, उसी कैटेगरी के अंदर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरिए। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, विल देयर बी डिक्लोजर ऑफ सीट्स इन डिफरेंट एंट्री लेवल क्लासेस? क्या अलग अलग जो एंट्री लेवल क्लासेस हैं उनकी जो सीट्स है वो डिक्लेयर की जाती है, डिस्क्लोज की जाती है? तो येस, एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग द स्कूल्स वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन द वैकेंसीज आर आल्सो शोन। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जब भी आपका स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको सीट्स भी दिखाई जाएगी कि कितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों के लिए स्कूल को चुन सकते हैं और स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोला है, आई हैव 2 चिल्ड्रन ट्विंस, मेरे 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, और देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म? तो क्या अब जो फॉर्म फिल करने का, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो क्या होगी? तो क्लिक करके देखते हैं। बोला है, प्लीज़ फिल सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बोथ चिल्ड्रन। अगर आपके 2 जुड़वा बच्चे हैं या अलग अलग भी बच्चे हैं, 1-1 साल का अंतर है, तो भी आपको अपने बच्चों का फॉर्म अलग अलग ही फिल करना पड़ेगा। 2 सेपरेट फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे, उन्हीं डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ आप फॉर्म फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड आई नो इन विच ऑफ द स्कूल आई हैव अप्लाइड एंड विल आई हैव चॉइस ऑफ स्कूल्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन? बोला हाउ वुड आई नो, कैसे मैं जान सकता हूँ कि कौन से स्कूल में मुझे अप्लाइड करना है, एंड विल आई हैव चॉइस टू स्कूल आफ्टर रजिस्ट्रेशन? क्या मेरे पास स्कूल चॉइस करने का आफ्टर रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या स्कूल चॉइस करने का मुझे मौका मिल सकता है? तो आंसर देखते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन हैज़ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इन द एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट हैज़ टू सिलेक्ट एंड गिव प्रायोरिटी ऑफ द स्कूल इन डिफरेंट डिस्टेंस रेंजेस। Once the complete form is filled and submitted, the details of all the information include the school opted by the applicant school be displayed on the screen. प्लीज़ टेक प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देखिए बोला है कि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद सारी डिटेल भरने के बाद एक लास्ट स्टेप आता है स्कूल सिलेक्ट करने का, कि कौन कौन से स्कूल में आप फॉर्म भरना चाहेंगे, कौन कौन से स्कूल के लिए आप फॉर्म भरना चाहेंगे। तो जिस भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके पास वो स्कूल की लिस्ट आती है, उसको सिलेक्ट करना होता है, और उसको आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक लास्ट पेज खुलकर आता है, और उस पेज को आपको अपने पास संभाल के रखना पड़ता है। वो जब भी आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, उस पेज को सबसे पहले वहाँ पे दिखाना होता है। तो वो एक फ्यूचर रेफरेंस के तौर पर आपको प्रिंट आउट अपने साथ रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई फाइंड द नियरेस्ट प्राइवेट अनएडेड स्कूल फ्रॉम हिज रेजिडेंस? हाउ मैनी स्कूल्स कैन आई सेलेक्ट? आंसर देखते हैं। यूजिंग लॉगिन ID, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, स्टेप्स 1 पेज ओपन ऑन द स्क्रीन showing all the details filled the registered form, and one has to fill the residential address and thereafter choose the correct assembly constituency, Vidhan Sabha, locality, sub locality of his residence from the drop down list, and submit the detail to know the nearest schools in different ranges 0 to 1, 1 to 3, 3 to 6, and above 6 kilometer. In steps 2 to step 5 button, and if locality, sub locality where one resides is not available in the drop down menu, then choose the nearest locality, sub locality from the drop down list. You can select any number of schools shown till 6 kilometer, but maximum 5 schools beyond 6 किलोमीटर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है जब भी आप फॉर्म भरते हैं वो स्कूल सिलेक्शन का है। सारी डिटेल आप भर देते हैं, बट स्कूल सिलेक्शन में आपको बहुत टाइम लगता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि आपको ना बहुत सोच समझ
समझ के स्कूल सेलेक्ट करना होता है। जब भी आप एड्रेस प्रूफ लगाएंगे, उस एड्रेस प्रूफ के अकॉर्डिंग आपके पास ना सारे जो आपके जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हैं, उसका सारा मेंशन आ जाएगा वहाँ पे एरिया का नाम। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपका नियर बाई जो स्कूल का एरिया होगा वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर स्कूल की लिस्ट शो होगी। और स्कूल की लिस्ट कैसे शो होगी, देखिए पहली जो लिस्ट आएगी वो आएगी 0 से 1 किलोमीटर, मतलब आपका जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उसमें 0 से 1 किलोमीटर के अंडर जो भी स्कूल होगा सबसे पहले आपको वो शो होगा। उसमें से आप जो भी स्कूल सिलेक्ट करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। उसको जब आप सबमिट करेंगे, दूसरा जो स्टेप आएगा वो 1 से 3 किलोमीटर, मतलब 1 से 3 किलोमीटर के बीच में के अंडर जो भी स्कूल आपके सामने आएंगे उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास लिस्ट आएगी 3 से 6 किलोमीटर के बीच में जितने भी स्कूल आएंगे उनको सिलेक्ट करने का। अगर आप चाहते हैं 306 किलोमीटर के बीच में आपके बच्चे का जो भी अच्छा स्कूल हो, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका मनपसंद स्कूल है, उसको सिलेक्ट करके इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। फिर आता है आपका 6 किलोमीटर से ऊपर के स्कूल। देखिए वैसे मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी कि छोटे बच्चों के लिए 6 किलोमीटर जो दूरी होती है बच्चों के लिए इनफ होती है। 6 किलोमीटर से ऊपर की दूरी के स्कूल को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो बच्चों के आने जाने में दिक्कत होती है। तो वो आपको देखना है कि आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि स्कूल में आपके बच्चों को छोड़ने का खर्चा DOE नहीं उठाती है, ना ही आपका स्कूल उठाता है। तो 6 से ऊपर किलोमीटर के स्कूल जो भी आएंगे, 6 से नीचे किलोमीटर जो भी स्कूल की लिस्ट आएगी उसमें से आप सभी स्कूलों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें, या तो सभी को करिए या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करिए। लेकिन जब 6 किलोमीटर से ऊपर की लिस्ट आएगी स्कूल की, उस समय आपको केवल 5 स्कूल सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। आपको केवल 5 ही स्कूल उसमें से चूज़ करना होता है, जो भी आपका मन करे उन स्कूलों को सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो इस तरह से आपके जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो लास्ट ऑप्शन, जैसा कि मैंने बोला, लास्ट जो स्टेप होता है वो स्कूल सिलेक्ट करने का होता है। बहुत ही ध्यान से आपको स्कूल सिलेक्ट करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स स्कूल सिलेक्ट कर देते हैं जल्दबाजी में, सभी स्कूल सिलेक्ट कर देते हैं, बाद में नंबर आता है फिर उन्हें लगता है कि नहीं हमने गलत स्कूल सिलेक्ट किया है, वो हमारे बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी गलती आपको स्कूल सिलेक्ट करने के टाइम में नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वन चेंज मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, क्या उसके बाद हम कोई चेंजेस कर सकते हैं? तो लिखा है येस, फॉर द पर्पज यूज द लिंक ऑफ द डिलीशन ऑफ द एक्सिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडिंग ऑन द मेन लिंक EWS DG एडमिशन, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द डिलीशन पेज एंड आफ्टर सक्सेसफुली डिलीटिंग द existing application fill the form afresh. Please note here that after deletion your existing registration number stand invalid for the admission process. देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स वहाँ पे जब भी आप फॉर्म फिल करने के लिए मेन पेज खोलते हैं तो वहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं, पहला रजिस्ट्रेशन का, दूसरा आपको फॉर्म फिलिंग का, तीसरा आता है डिलीशन का। तो जब अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म फिल करने में तो आप फॉर्म को डिलीट करके दोबारा से उसको रिफ्रेश फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर वैसे गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो आप दोबारा से उसको फॉर्म को डिलीट करके भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई डू टू ऑब्टेन माय रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड अगेन। हमें क्या करना चाहिए अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड को निकालने के लिए, पाने के लिए? तो यहाँ लिखा है, बाई चांस कभी आपका रजिस्ट्रेशन ID या पासवर्ड खो जाता है, आपसे मिस हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? तो लिखा है, गो टू द लॉगिन पेज ऑफ द मॉड्यूल EWS DG एडमिशंस एंड क्लिक द लिंक फॉरगेट ID पासवर्ड एंड फॉलो द फर्दर इंस्ट्रक्शन। आप जब मेन पेज पे जाएंगे EWS DG एडमिशन पर उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको फॉरगेट ID पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद जो उन पर इंस्ट्रक्शन आगे लिखे होंगे उसको फॉलो करके प्रोसेस कंप्लीट करके आपका वो ID पासवर्ड दोबारा मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म डू आई नीड टू गो एंड सबमिट द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू ईच एंड एवरी स्कूल आई ऑप्टेड फॉर।
जो स्कूल हम सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्कूल को हम सिलेक्ट करेंगे, क्या एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद सबमिट करने के बाद हमें हर स्कूल में जिस जिस स्कूल को हमने सिलेक्ट किया है हर स्कूल में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे? ये क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। नो, एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो नीड to submit hard copy of application form individually in the opted schools. Just take a printout after final online submission and keep it for the फ्यूचर रेफरेंस। आपको किसी भी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, सारी डिटेल्स आपकी ऑनलाइन होंगी और जो आपका लास्ट पेज होगा फॉर्म सबमिट करने के बाद, जो आपका लास्ट पेज होगा उसको प्रिंट आउट करके आपको निकाल के रखना है, संभाल के रखना है। अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो उसी प्रिंट आउट के पेज को लेकर आपको स्कूल में जाना है, जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम आएगा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द एडमिशन ऑफ EWS-DG चिल्ड्रन शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर द प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली। हम कैसे EWS-DG बच्चे के जो ऑनलाइन प्राइवेट स्कूल हैं उनमें रिकॉग्नाइज स्कूल में कैसे एडमिशन ले सकते हैं? तो बोला है इट शैल बी डन थ्रू कंप्यूटराइज लॉटरी ड्रॉ ऑफ लॉट सिस्टम। ये सारा जब भी आप फॉर्म फिल कर देंगे, सभी पेरेंट्स फॉर्म फिल कर देंगे लास्ट डेट से पहले, उसके बाद एक कंप्यूटराइज ड्रॉ निकलता है, लॉटरी निकलती है, उसमें अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ड्रॉ ऑफ EWS-DG कोटा विल बी हेल्ड, where can I see and list the selected student under EWS-DG quota? How will I get to know that my school child is selected in the which school? Will the school contact us or education department will tell us that whether my child has been selected or not selected? क्वेश्चन है कि अगर हमने EWS-DG कैटेगरी के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भर दिया और ड्रॉ निकलने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे का नाम किसी स्कूल में आया है या नहीं आया। स्कूल हमसे कांटेक्ट करेगा या एजुकेशन डिपार्टमेंट हमसे कांटेक्ट करेंगे? तो आंसर है फर्स्ट, कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स विल बी हेल्ड ऑन 7/3/2018 after the computerized lottery result will be in public domain and you will get to know that your child has been selected in which school throws SMS on your registered mobile number also। देखिए डेट जो 7/3/2018 दिए ये पहले का है तो ये मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे 2018 नहीं होगा, ये इस साल का डेट नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे का नाम कंप्यूटराइज ड्रॉ में आ जाता है तो आपको DOE के एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके थ्रू और स्कूल के थ्रू भी आपको कांटेक्ट किया जा सकता है और आपको SMS के थ्रू उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपका बच्चे का नाम किसी भी स्कूल में आता है तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके बच्चे का नाम आ चुका है, आप वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आइए और अपने बच्चों का जो एडमिशन प्रोसेस है ये कंप्लीट करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव फिल्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन, व्हाट डू आई हैव टू डू नेक्स्ट? डू आई नीड टू सेंड द प्रिंटेड फॉर्म एनीवेयर and do I have to fill any other form manually or any other form on school website? How will I submit the required documents? मैंने फॉर्म फिल कर लिया है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए और क्या मुझे वो प्रिंट आउट कहीं लेकर जाना है की ज़रूरत है या किसी वेबसाइट पर या स्कूल की वेबसाइट पर उसको फिल करना होगा या मुझे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ सबमिट करना होगा, कैसे सबमिट करना होगा? तो इसका आंसर देखते हैं। बोला है आफ्टर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ वेट फॉर द ड्रॉ ऑफ लॉट्स। आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको ड्रॉ डेट का इंतजार करना होगा। इंस्ट्रक्शन फॉर विच शैल बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड प्लीज़ कीप द प्रिंट फॉर फर्दर रेफरेंस। यू डोंट हैव टू सेंड द प्रिंट फ्रॉम एनीवेयर एंड यू डोंट हैव टू फिल एनी अदर फॉर्म फॉर EWS-DG admission in the DSER school as listed on the main link EWS-DG admissions. After draw of lots, the required documents will have to be submitted later in the school concerned for completion of admission procedure। देखिए आपको यहाँ पर जब भी आप फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आप बेफिक्र होकर बैठ जाइए, ड्रॉ डेट का इंतज़ार करिए
और जब भी ड्रॉ डेट आएगी उसमें आप, अगर आपके बच्चे का नाम आया होगा तो आपके पास एसएमएस के थ्रू मैसेज आ जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो ड्रॉ डेट निकलने के बाद लिस्ट जारी होती है डीओई की वेबसाइट पर। इसी वेबसाइट पर, जो डीओई की वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उसी पर रिजल्ट भी शो होता है। उसे देखने के बाद आपके पास जो मैसेज आता है या वहीं पे आपको गाइडलाइंस जारी की जाती है कि आपको आगे क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ ले जाने हैं, क्या करने हैं। तो अभी मतलब आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है कहीं कहीं भी जमा करना नहीं होता, कहीं भी देना नहीं होता, किसी स्कूल में नहीं जाना होगा। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, आपका जब बच्चे का नाम आने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसको बस फॉलो करना है। हालांकि डीओई पूरी तरह से, अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे तरीके से गाइडलाइंस जारी करती है। उस गाइडलाइंस को पूरा पढ़ के समझ के आप जाइएगा, प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से भी डीओई की जितनी भी गाइडलाइंस आती है आपको समझाने की, बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप सारी जानकारी, सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से वेरीफाई करवा पाएँ। इस बार वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वह थोड़ा सा चेंज है। इस बार वेरिफिकेशन स्कूल में नहीं होगा, इस बार वेरिफिकेशन आपका जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी टीम करेगी। तो इसके बारे में डीओई आपको पूरी तरह से बता देगी, मैसेज के थ्रू हो या गाइडलाइंस के थ्रू हो। और मैं भी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर सारी जानकारी, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैं कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचे वो। और चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर ऑफलाइन ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन इज आल्सो अलाउड इन द स्कूल वेयर ऑनलाइन एडमिशन इज बीइंग प्रोसेस्ड। क्या कहीं पे भी ऐसे किसी स्कूल में ऑफलाइन एडमिशन के लिए भी अप्लाई होता है क्या? तो देखते हैं। नो, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर आप अपने बच्चे का ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको केवल ऑनलाइन प्रोसीजर का ही यूज़ करना होगा। ये फॉर्म केवल ऑनलाइन निकलता है डीओई की साइट पर, उसी साइट पर आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपका फॉर्म भरने का टाइम है और ये जो 38 पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो 38 पॉइंट है इसमें जो जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई गई है इसका सोल्यूशन डीओई ने दिया है यहाँ पर। तो बहुत से पेरेंट्स, कल भी मेरे पास मैसेज आया था कि मैम हमारे फॉर्म भरने के टाइम में ये प्रॉब्लम हो रही है, हम आगे क्या करें। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, हर छोटी से छोटी जानकारी, हर बड़ी से बड़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रही हूँ आपको। आप पूरी वीडियो देखिए पेशेंसफुली और सारी जानकारी लीजिए। आप इसमें अपनी हेल्प तो करेंगे, दूसरों की भी करेंगे, मैं बार बार ये बोल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ यू आर फेसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज देन इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट माइट बी ब्राउज़र इशू। देखिए, अगर इनमें से ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, इनमें से कोई भी इशू आपको फॉर्म भरने के टाइम में होता है तो हो सकता है कि आपका ब्राउज़र इशू हो। आप अपना जिस भी ब्राउज़र पे फॉर्म भरे हैं उसे चेंज करके अदर ब्राउज़र पर ट्राई करिए। तो पहला इशू हो सकता है आपका फर्स्ट नेम नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे हो सकता है वहाँ पर आपका पहला नाम एक्सेप्ट ना करे, तो हो सकता है वहाँ पर आपका पहला नाम एक्सेप्ट ना करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दूसरे ब्राउज़र का यूज़ करना है। दूसरा है स्टेप 2 पेज नॉट ओपनिंग। अगर आपके साथ ऐसा इशू होता है, आपका जो दूसरा पेज है वो नहीं खुल रहा है, दूसरा फॉर्म का जो मेन फॉर्म है वो नहीं खुल रहा है, तो भी आप ब्राउज़र चेंज करिए। लॉगिन प्रॉब्लम, नॉट एबल टू एक्सेस द लॉगिन पेज। लॉगिंग प्रॉब्लम हो रही है, आपका जो लॉगिन पेज है एक्सेस नहीं हो रहा है, तो भी आप दूसरा ब्राउज़र यूज़ करिए। नंबर एंड डेट ऑफ सर्टिफिकेट लाइक इनकम, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है फॉर्म, तो आप अपना ब्राउज़र चेंज करिए, दूसरे ब्राउज़र से अपना फॉर्म भरने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम इन एडिंग एनी स्कूल, अगर स्कूल ऐड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपका वहाँ ब्राउज़र प्रॉब्लम हो सकता है। इनकम डिजिट्स नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, अगर इनकम अगर मान लीजिए डाल रहे हैं आप अपने फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में या फॉर्म में, तो अगर वो आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो भी आप ब्राउज़र का ही इशू हो सकता है। आप अपना ब्राउज़र चेंज करके दोबारा से प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। मैसेज ऑन द स्क्रीन इफ़ यू ऐड अ न्यू स्कूल ऑलरेडी चूजन दिस स्कूल। अगर आपके पास वहाँ पे जब भी आप स्कूल चूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी चूजन दिस स्कूल आ रहा है, तो भी आप ब्राउज़र की ही प्रॉब्लम है वहाँ पर। फॉर्म नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, अगर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो भी ब्राउज़र की प्रॉब्लम हो सकती है। फर्दर पेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स आर नॉट गेटिंग लोडेड, अगर इस तरह की कोई भी स्टेप्स, कोई भी प्रॉब्लम आपको फॉर्म भरने के टाइम में आ रही है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपका ब्राउज़र इशू हो। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, ब्राउज़र चेंज करना है।
और उस ब्राउज़र पे जाकर, दूसरे ब्राउज़र पे जाकर आपको अपने बच्चों का फॉर्म भरना है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही मेहनत से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई है, और मैं उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आपकी कहीं ना कहीं छोटी सी हेल्प ज़रूर कर पाएगी, ताकि आप अपने बच्चों का फॉर्म इस साल 2025 और 26 के सत्र में भर पाएँ। और फॉर्म भरने के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछिए, मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।